नमस्कार, मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं केटीयू न्यूज़ द्वारा आयोजित ख़ास चर्चा में। ख़ास चर्चा जो कि आधारित है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विकास और उसके अन्य पहलुओं पे। इस ख़ास चर्चा में हमारे साथ होंगी जनसंचार विभाग की 2 छात्राएं महक कुरैशी और श्रेया भोसले। सबसे पहले हम रुख करेंगे महक की ओर और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और देश के अन्य राज्यों की सांस्कृतिक विरासत में क्या सामान्यताएं हैं, क्या असामान्यताएं हैं। जी, धन्यवाद ये अवसर प्रदान करने के लिए। तो मैं ऐसे शुरुआत करूंगी कि छत्तीसगढ़ को हम और राज्यों से कैसे अलग देखते हैं, यहाँ की संस्कृति को। हाँ, तो मेरा ये कहना है, सबसे पहले मैं इस तरफ जाऊंगी क्योंकि ऐसी ये एक घटना है जो सबको पता है। एक बात है कि जो छत्तीसगढ़ है वो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, अलग होने के बाद भी हम सबसे पहले इन दोनों का कंपेयर देखते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद भी क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की संस्कृति समान है, क्या हमें उसमें कुछ समानता दिखाई देती है, या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की संस्कृति बहुत ही भिन्न है। तो हाँ, मैं इसके लिए ये बताना चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा रहने के बावजूद, या मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ रहने के बावजूद भी जो दोनों की संस्कृति है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अगर होगी भी तो कुछ क्षेत्र में। हाँ, दोनों की जो भाषाएं हैं उसमें हम पहले बात करें तो दोनों की भाषाओं का एक्सेंट बहुत अलग है। ऐसे एकदम से जाहिर नहीं होगा किसी को कि ये दोनों की संस्कृति सेम है। या वहाँ के जो नृत्य हैं उसमें भी कोई समानताएं नहीं है ज़्यादातर। वहाँ की जो पहनावे हैं, रहन सहन है, खान पान है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस देखा जाता है। तो इस रूप में हम ये देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो और भी राज्यों से, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, सबकी संस्कृति में कुछ ना कुछ फ़र्क है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो और राज्यों से बहुत भिन्न है। बातचीत करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, खान पान में, पहनावे में, सब चीज़ में जो भी अलग चीज़ें हैं, नृत्य है, हर किस्म की जो संस्कृति है वो छत्तीसगढ़ की हर राज्यों से बहुत भिन्न है। हमने महक से जाना कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति इस देश के अन्य राज्यों की संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है और उनमें क्या समानताएं हैं। अब हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए श्रेया से ये जानेंगे कि क्या श्रेया किसी छत्तीसगढ़ के ऐसे ख़ास इलाके से परिचित हैं जहां अभी भी सांस्कृतिक जीवन को जिया जा रहा हो और उसके महत्व को संजोया जा रहा हो। श्रेया, इस पर मैं एक बात बताना चाहूँगी। मैंने कहीं देखा है, एक ब्लॉगर हैं जो केसकाल के एक गांव में गए थे। उस गांव का नाम उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ के गांव वाले ही नहीं चाहते थे। जब वो ब्लॉगर उस गांव में गए तो वहाँ के जो गांव के लोग थे वो बहुत डर गए, सहम गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी संस्कृति को कोई भी छेड़छाड़ करे। जब वो ब्लॉगर वहाँ गए तो शुरू में तो जो वहाँ के आदिवासी थे वो डरे हुए थे, लेकिन जब एक बार वो थोड़े घुल मिल गए तो वहाँ उस गांव में जितने भी 25-30 घर थे उन सभी ने उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया, उनको अपने घर बुलाया खाने पीने के लिए। उस जगह में, उस गांव में आज भी लाइट नहीं है, आज भी कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी हैं वो चाहते भी नहीं कि उनके शहर में, उनके गांव तक लाइट पहुँचे, एजुकेशन पहुँचे। वहाँ के जो गांव के लोग हैं आज भी मनोरंजन के लिए रेडियो सुनते हैं, रात होते ही चिमनी जलाते हैं, खाना आज भी वो चूल्हे में ही बनाते हैं, वही इधर उधर की पत्तियों से खाना पीना, गाँव के बीच अपना जीवन व्यतीत करना, वो यही चाहते हैं। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी जो संस्कृति है उनके साथ छेड़छाड़ हो या फिर कुछ भी जो टेक्निकल चीज़ है वो वहाँ तक पहुँचे। तो इस तरीके से वो चाह रहे हैं कि जो उन्होंने अपना अभी तक की जो चलाते हुए आए हैं अपनी संस्कृति को वैसे ही संजोए रखना चाहते हैं। तो ये एक किस्सा है आलोक मेरे पास। महक, श्रेया ने हमें बताया कि जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत है उसको यहाँ के जो निवासी हैं वो किस प्रकार से बचा के रख रहे हैं, संजो के रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ की राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार यहाँ की संस्कृति के संरक्षण में किस प्रकार से अपना योगदान दे रही है, उसको बचाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जी, तो मैं इसमें अपने कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगी जो मेरी जानकारी में है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम करते रहती है। देखा जाए तो अभी के वर्तमान समय की मैं बात बताऊँ, जब से छत्तीसगढ़ी चीज़ों को महत्व दिया जाने लगा है तो छत्तीसगढ़ सरकार जितने भी छत्तीसगढ़ी पर्व आते हैं, छत्तीसगढ़ी पर्व मनाए जाते हैं, उस दिन वो छुट्टियां प्रदान करने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था।
अब उनको छुट्टियां मिलती है इस चीज़ के लिए, सरकारी छुट्टी। और एक चीज़ है सी मार्ट, जिसमें छत्तीसगढ़ मार्ट खोला गया है। छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पे बनाए जाते हैं, जितना प्रोडक्शन होता है, उस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। आपको पता है यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, छोटे ऐसे लोग हैं जो लोग अपना ही खुद का प्रोडक्शन करते हैं और उसको वहीं बेचते हैं। उसके लिए सरकार ने एक सी मार्ट बनाया है, जहाँ पे जाके आप अपने सामान को रख सकते हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे कि डी मार्ट है, वैसे ही सी मार्ट बनाया गया है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। जो मिट्टियों से बर्तन बनाए जाते हैं, ये सबको वहाँ पे रख के उसको संस्कृति को दिखाने के लिए कि यहाँ के छोटे लोग ऐसे संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक ये बात भी है कि जो राज्योत्सव मनाया जाता है हमारे यहाँ 1 नवंबर से 3 नवंबर तक, उसमें ये दर्शाया जाता है जितने भी छत्तीसगढ़ी पर्व हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें। छत्तीसगढ़ी नृत्य हैं, छत्तीसगढ़ी जो लोग हैं उनके पहनावे, रहन सहन, वो सब हमें छोटे छोटे रूप में राज्योत्सव में हमें देखने को मिलता है। स्टॉल में लगा के लोग वहाँ दिखाते हैं। यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं उस पर्व को देखने और समझने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को। तो इस कुछ रूप में जो छत्तीसगढ़ सरकार है या छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग हैं, वो अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। और हम चाहेंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम है वो जारी रहे। जी महक, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो संरक्षण का कार्य है राज्य सरकार द्वारा वो जारी रहे। अब आपने इस जानकारी को देते हुए कई बार छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्व, कुछ बहुत ख़ास पर्व का जिक्र किया है, तो हम अब श्रेया से जानना चाहेंगे कि क्या हैं वो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्व जिन्हें यहाँ के लोग मनाते हैं। इस पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अक्ती की, अभी अभी ही गुजरी है। ज़्यादातर लोग अक्ती को गुड्डी गुड़ियों का खेल या फिर शादी के रूप में ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो अक्ती है वो किसानों का जो कार्यकाल रहता है उसे उसके आरंभ और अंत दोनों के रूप में देखा जाता है। उस दिन अक्ती के दिन ऐसा है कि जो किसान है वो अपनी पूरी कार्यकाल ख़त्म करके अक्ती का एक दिन रहता है जब वो आराम करते हैं। साथ ही दूसरे दिन से उनका कार्यकाल वापस प्रारंभ होता है, इसलिए उसको किसानों का नव वर्ष भी माना जाता है। इसी में एक आता है पोला। पोला के दिन जो किसान रहते हैं वो जो भी मवेशी जो उनके खेती में मदद करते हैं उनकी पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यंजन रहते हैं उनको बना के चढ़ाते हैं, आपस में बांटते हैं और उनके महत्व को दर्शाते हैं कि हमारे जो मवेशी है वो हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। हरेली है, हरेली के दिन जो बैगा लोग रहते हैं वो खेत में जाके पूजा करते हैं ताकि जो आगे के जो फसल है, होने वाला जो फसल है वो ख़राब ना हो और अच्छी फसल हो। तो ये सब कुछ पर्व हैं छत्तीसगढ़ के। श्रेया, पर्व के साथ साथ छत्तीसगढ़ में एक और शब्द बार बार दोहराया जाता है, मेला। और बड़ी उत्सुकता के साथ लोग इसके लिए जाते हैं, मेला में जाते हैं। तिहार, हर तिहार पर कोई ना कोई मेला आयोजित होता है जिसमें कुछ ना कुछ राज्य सरकार के भी सार्थक पहल होते हैं एक मेले को आयोजित करने में। तो क्या आप हमें छत्तीसगढ़ से संबंधित मेलों के बारे में जानकारी दे पाएंगी? जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के मेले को हम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का विविधताओं का संगम मानते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मेले बहुत अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें मैं राजिम का जिक्र करना चाहूँगी। राजिम जो एक नगर है वो उसका जो मायने है वो जितना मायने अयोध्या नगरी और बनारस का है उतना ही मायने राजिम का भी रखा जाता है। राजिम में सोडूर, पैरी और महानदी का संगम है और जो महानदी है उसे छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी के रूप में जाना जाता है। उस संगम के बीच में ही कुलेश्वर महादेव का मंदिर है जिसको कहा जाता है कि जिसको माना जाता है कि सीता माता ने वनवास के दौरान बनाया था। राजिम में बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें एक मंदिर है राजीव लोचन मंदिर और राजीव लोचन के जस्ट बाजू में ही जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ, वहाँ की जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी भी एक अपनी विशेषता है। वो विशेषता ये है कि ऐसा बोला जाता है कि अब जब जगन्नाथ की यात्रा करते हैं तो वो यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप राजिम में आके वहाँ के जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करते। जो राजिम का मेला रहता है वो माघ पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है और 15 दिन चलता है। महाशिवरात्रि के दिन उसका अंत हो जाता है। यहाँ ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। यहाँ ये बाकियों मेले की तरह यहाँ भी तरह तरह की संस्कृति दिखाई जाती है।
हस्तकला का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इसको एक अलग महत्व देती है। यहाँ बाहर के लोग आके अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, नृत्य दिखाते हैं, संगीत की प्रस्तुतिकरण होती है। तो ये अपने आप में एक राजिम का मेला अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके साथ ही मैं बस्तर मेले का जिक्र करना चाहूँगी। बस्तर में एक दरभा करके विकास खंड है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 37 आदिवासी रहते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा दरभा विकास खंड में रहते हैं। तो जब आप दरभा में जाएंगे, वहाँ अक्टूबर के माह के बीच में ये मेला होता है, तो वहाँ के आदिवासियों को माता आती है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं माता आती है। तो अलग अलग आदिवासी लोगों को अलग अलग टाइप के माता आती हैं, अपना दिखाते हैं अपनी अलग अलग। वहाँ 1000 से भी ज़्यादा आदिवासी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो अगर आपको अपनी संस्कृति को देखना है तो दरभा विकासखंड में जाके आप वहाँ के मेले को देखेंगे तो समझ में आएगा कि वहाँ के मेले की भी एक अपनी विशेषता है, वो कैसे बाकियों मेले से अलग है। इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूँगी, कोरबा जिले में आता है कनकी, जो कि हसदेव नदी के तट पर बसा है। वो बहुत ही पुराना मेला माना जाता है। वो पिछले 130 सालों से वह मेला मनाया जा रहा है। 7 दिन का रहता है, महाशिवरात्रि के दौरान होता है। उसे 1897 में वहाँ के ज़मींदारों ने बनवाया था। तो वहाँ भी है कि वो काफ़ी छोटा सा जगह है कनकी, और वहाँ मेला 130 सालों से हो रहा है। वहाँ के आसपास के लोग आते हैं, मनाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ के मेले अपने आप में अलग अलग जगह में मेले अलग अलग टाइप के महत्व अपना रखते हैं। श्रेया ने हमें बताया कि जो छत्तीसगढ़ की विविधता है वो कैसे इसका संबल है और यहाँ उसके क्या सामाजिक और क्या व्यक्तिगत भावनात्मक पहलू हैं। अब हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए महक से ये जानेंगे कि यहाँ के जो सांस्कृतिक विरासत का विकास है उसे छत्तीसगढ़ राज्य में जो आर्थिक विकास हो रहे हैं उसको कैसे बल मिल रहा है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बार छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री ने भी ऐसा जिक्र किया था कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके कई भावनात्मक पहलू हैं। जैसे कि यहाँ के एक आदिवासी समुदाय का एक विशेष नियम है कि यहाँ वो अपने देवताओं के लिए भी एक विशेष अदालत का गठन करते हैं और वहाँ अपनी निराशाओं को लेकर वो अपने देवताओं को भी सजाएं सुनाते हैं। महक, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का विकास है उसके क्या आर्थिक पहलू हैं, वो आर्थिक विकास में राज्य को किस प्रकार से बल दे रहा है? जी, मैं बताना चाहूँगी कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो आर्थिक जो विकास में ऐसे सहायता देता है कि यहाँ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आती है। अब पहनावा है, रहन सहन है, अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो सामान लगेंगे, ठीक है। जो पहनावा है उसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। जो चांदी होती है उसके अलग तरीके के जो जेवर होती है, ज्वेलरीज होती है वो पहनी जाती है। जो पैर में जो नॉर्मल लोग पायल पहनते हैं तो वो जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के हिसाब से जो उनका पहनावा है वो अलग होता है, अलग तरीके का होता है, उसको अलग नाम से जाना जाता है। तो ये जो संस्कृति है उसको बनाने के लिए इसका सामान चाहिए, उसका उपयोग करने के लिए ऐसी सामान चाहिए जो पहनने के लिए यूज़ होती है, वो सब सामान चाहिए। जो खान पान है उसके लिए जो सामान चाहिए। तो जो लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं छोटी छोटी जगह में, वो ये सब चीज़ का जो है प्रोडक्शन करते हैं। अब ये सब चीज़ बनाएंगे तो संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत भी होगी हमें। तो जब ये सब चीज़ें वो लोग एक दूसरे को प्रोवाइड करवाते हैं तो उस चीज़ों में जो वो सामान दे रहे हैं तो उन लोग की इससे आर्थिक सहायता होती है। प्लस जो लोग इस सामान को यूज़ कर रहे हैं उससे वो अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ सरकार का भी इसमें एक हाथ है छोटे छोटे रूप में। जैसे पुराने समय से चला आ रहा है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस धान को उगाने से लेकर इसका प्रोडक्शन करने तक, उसके बाद ये भी एक जिम्मेदारी खड़ी होती है कि जब धान हमारे पास है तो आखिर किसान उसको जाके बेचे कहाँ। तो आजकल जो सरकार ने एक नया नियम चालू किया है कि सरकार उस धान को खरीदेगी, प्लस उससे उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ऐसे जो चीज़ पुरानी चले आ रही है सांस्कृतिक चीज़ें, उसमें सरकार अपना महत्व देके या जो नॉर्मल लोकल पीपल है वो अपना महत्व देके अपना हाथ उसमें बटा के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। प्लस सांस्कृतिक चीज़ें भी इससे जो हैं वो आगे बढ़ रही है। शुक्रिया महक आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। अब हम इस चर्चा को यहाँ ख़त्म करेंगे
और दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आगे ही ऐसी चर्चाओं को देखने के लिए, जानने के लिए, छत्तीसगढ़ की विरासत को समझने के लिए देखते रहें KTU न्यूज़।